हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईओक्यू में एजम्पशंस। तो आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि मैम अब तो हमने ईओक्यू को निकालना भी सीख लिया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, तो क्या एजम्पशंस की प्रैक्टिकली कोई रिक्वायरमेंट है? डियर, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम में ईओक्यू पूछा जाता है तो आपको मीनिंग, डायग्राम और एजम्पशंस लिखना भी मस्ट है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन क्या प्रैक्टिकली इसकी रिक्वायरमेंट है? तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं अपने एक स्टूडेंट जो कि अब जॉब कर रहा है और जिसका नाम है चुन्नू। तो वही बहुत अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है और ये हैं उसके बॉस मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह एक दिन चुन्नू को अपने ऑफिस बुलाते हैं और चुन्नू को कहते हैं कि मिस्टर चुन्नू, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने यहाँ यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल की क्या क्वांटिटी ऑर्डर करें। ठीक है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो उसकी स्टोरेज में दिक्कत है और कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी स्टॉक आउट की सिचुएशन बन जाती है। तो आप मार्केट को स्टडी करिए, देखिए कि कितनी डिमांड है और क्या चीज़ें हैं और मिस्टर चुन्नू मुझे रिपोर्ट बनाकर दीजिए। अब हमारे चुन्नू भाई साहब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने एमबीए के ड्यूरेशन में ईओक्यू के बारे में पढ़ा था और चुन्नू को लगता है कि मेरे हाथ में तो ईओक्यू का रॉकेट है और मैं फटाफट जो है ये कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि मिस्टर सिंह को फाइनली कितने ऑर्डर प्लेस करने का अप्रूवल देना होगा। और मैंने तो बहुत अच्छे से कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा ही है, जो कंपनी की कॉस्ट को जो है टोटल कॉस्ट को डाउन करता है। बड़ा ही खुश है हमारे चुन्नू भाई साहब और रिपोर्ट बनाते बनाते हमारे चुन्नू भाई साहब बहुत सारे सपने भी देख डालते हैं कि वो एक बढ़िया रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर सर को देंगे और उसके बाद मे बी डायरेक्टर सर उनकी जो है सैलरी बढ़ा दें या मे बी उनको फ्यूचर का प्रमोशन मिल जाए। और यही सपने देखते देखते चुन्नू भाई साहब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और जाते हैं डायरेक्टर सिंह के पास अपनी रिपोर्ट को देने के लिए। अब डायरेक्टर सर ने जब चुन्नू भाई साहब की रिपोर्ट पढ़ी तो उनके दिमाग की बत्ती हो गई गुल। चुन्नू भाई साहब तो बड़े खुश हैं और खड़े हुए हैं वहाँ पे कि अरे अब मिस्टर सिंह जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये क्या, इनके तो एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और जो चुन्नू भाई साहब की फाइल है जिसमें की है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट फेंक देते हैं। और उसी कमरे में चुन्नू भाई साहब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे क्या हुआ। और उनकी रिपोर्ट के जो सारे पेजेस हैं वो चुन्नू भाई साहब के चारों ओर गिरने लगते हैं और उन्हीं पेजेस के गिरते गिरते उनके सपने भी रूम में गिरने लगते हैं। तो आखिर ये हुआ क्या, आखिर ये क्या हुआ? चुन्नू भाई साहब ने तो बहुत बढ़िया तरीके से ईओक्यू पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। ये आखिर क्या हुआ? मिस्टर सिंह इतना गुस्सा क्यों हो गए?
मिस्टर सिंह कहते हैं जाके दोबारा रिपोर्ट बनाओ। तो आखिर इस रिपोर्ट में कमी क्या रह गई थी, क्या कमी रह गई थी? तो डियर यहाँ पे चुन्नू भाई साहब के रिपोर्ट में ईओक्यू के बारे में वही कमी रह गई थी जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अब अजम्पशंस पढ़ के क्या करेंगे। हर एक थ्योरी के पीछे आपको अजम्पशंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर चुन्नू भाई साहब कई सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भूल गए थे जो अब आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं ताकि आपको ये गलतफहमी ना रहे। पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि पहला एजम्पशन क्या बोलता है। फर्स्ट एजम्पशन ये बोलता है कि आपको बिजनेस में जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है वो एडवांस में पता होनी चाहिए, यानी कि साल भर में आपको कितनी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको एडवांस में मालूम होना चाहिए। अगर आपको एडवांस में ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप कभी भी ईओक्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और ये जो एडवांस में आपको रिक्वायरमेंट मालूम है ये सर्टेनिटी के साथ होनी चाहिए, यानी साल भर इन यूनिट्स में कोई भी चेंज नहीं आने चाहिए। अगर चेंज आता है तो आपका ईओक्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि आपको साल भर की एनुअल रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमारे मात्रसा में हमें ये पता होना चाहिए कि साल भर में कितने ग्लास जार्स की ज़रूरत होगी। अगर ग्लास जार्स के नंबर्स चेंज हो गए तो हमारा पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। सेकेंड अजम्पशन ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी पूरे साल में अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरी 200 रुपये पर ऑर्डर, ये 500 रुपीज़ पर ऑर्डर लगती है, तो पूरे साल वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे ऑर्डर का साइज़ कितना भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जबकि प्रैक्टिकली आप देखोगे अगर ऑर्डर का साइज़ बड़ा है तो बड़े ट्रक में सामान आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर ऑर्डर का साइज़ क्या है, छोटा है, तो मे बी आपके कोरियर चार्जेस जो है ज़्यादा या कम लग रहे हों, तो वेरी करता है। प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल है कि ऑर्डर साइज़ के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट ना बदले, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो कैरिंग कॉस्ट है, बोमल भाई साहब बोलते हैं जो कैरिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट है, यानी कि आप मटेरियल को गोडाउन में रख रहे हो, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस की। तो ये फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो परचेज प्राइस की है तो हमें समझ में आता है। लेकिन आप एक बात बताओ, आपके सपोज आप क्वार्टरली सामान मंगवाते हो, यानी कि आपका मैं कह रही हूँ साल भर में 1 लाख यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, एनुअल डिमांड है 1 लाख यूनिट्स, और आप मंगवाते हो क्वार्टरली यानी 25,000 यूनिट्स एक बार में मंगवाते हो, ठीक है। अब आपका जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, आप 25,000 यूनिट्स अगर 1 जनवरी को आप 25,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो मुझे बताओ 31 मार्च को क्या आपके गोडाउन में पूरी की पूरी 25,000 यूनिट्स रखी होगी? आंसर है नो, पूरी की पूरी 25,000 यूनिट्स नहीं रखी होगी। या तो 1 जनवरी को अगर 25,000 यूनिट्स है तो मे बी 31 मार्च को सारी यूनिट्स ख़त्म हो जाएं, या बहुत कम यूनिट्स बची हों, 200 300 या मे बी ज़्यादा बची हों अगर आपकी यूनिट्स का यूज़ नहीं हुआ है। तो एक बात बताओ, आपके गोडाउन में ये फिक्स ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी रखी जाएंगी, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगी, तो आप कैसे कहोगे कि कैरिंग कॉस्ट ऐसे ही लगेगी? कैरिंग कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होगी, आप कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होती है। कैसे बेसिस पे कैलकुलेट होती है? एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होती है, यानी कि आप गोडाउन में, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज मेरा ग्राफ में क्वांटिटी है, ठीक है, और ये ओपनिंग स्टॉक है, आप लाकर इस ओपनिंग स्टॉक को रखते हो और वो यूज़ होते होते क्लोजिंग स्टॉक पे पहुँच जाता है, ठीक है, तो एवरेज
इन्वेंट्री पे बॉमल मॉडल बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री पे आप क्या करो, कैरिंग कॉस्ट लगाओ, एवरेज इन्वेंट्री। यानी कि अगर आपने यहाँ एक क्वांटिटी का ऑर्डर दिया, ये जो 1 जनवरी है और 31 मार्च को यूज़ होते होते वो ख़त्म हो गई, ठीक है, और आप 25,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो, आप एक बार में 25,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो, तो उस क्वार्टर में आप 12,500 12,500 यूनिट्स को रखने की कैरिंग कॉस्ट जो है वो अकर्ड करोगे। राइट, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि फिर से 25,000 ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर से वो 25,000 होगी, फिर से वो 25,000 ख़त्म होगी, फिर से वो 25,000 आएगी, फिर से ख़त्म होगी। तो इस ढंग से काम चलेगा। तो बॉमल भाई साहब ये कहते हैं कि हम एवरेज, ये अजम्पशन है बॉमल का कि हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज बेसिस पे जो है वो इन्वेंट्री होल्ड की जाती है। राइट, तो ये हमारा 4th अजम्पशन है। 5th अजम्पशन ये है कि इन्वेंट्री जो यूज़ हो रही है वो इवन बेसिस पे हो रही है। इवन बेसिस का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मंथ में मैं कह रही हूँ कि 2,000 इन्वेंट्री यूज़ हो रही है तो हर महीने 2,000 यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि एक महीने 2,000 यूज़ हो रही है, एक महीने 4,000 यूज़ हो रही है, एक महीने 5,000 यूज़ हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर महीने आपकी इवन बेसिस पे इन्वेंट्री यूज़ होती है। ठीक है, EOQ is the quantity to be ordered which minimize the annual and ordering and carrying cost। ये मैं आपको विद न्यूमेरिकल ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ कि अगर EOQ के सारे एजम्पशंस आप पूरे कर रहे हो तो टोटल कॉस्ट EOQ वो क्वांटिटी है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती है। मेरे आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। और लास्ट एजम्पशन ये है कि परचेज प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आप कितना भी बड़ा ऑर्डर दे दें, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आप लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसके कारण आपका परचेज प्राइस, डिस्काउंट मिलने के कारण परचेज प्राइस डिक्रीज होता है। और परचेज प्राइस अगर आपका हिलेगा तो कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि परचेज प्राइस में आप कंप्यूट करते हो तो कैरिंग कॉस्ट भी हिलेगा। ठीक है, और पूरा कंपटीशन चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें EOQ में पॉसिबल नहीं थी, इस पे मिस्टर चुन्नू ने ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण उनके बॉस ने उनकी बनाई हुई रिपोर्ट की फाइल फेंक दी। तो आई होप कि जब आप प्रैक्टिकली जॉब करने जाएंगे तो मिस्टर चुन्नू की तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे और बॉमल मॉडल EOQ के एजम्पशंस को भी याद रखेंगे। राइट, तो कभी भी थ्योरी में आता है तो आपको EOQ के साथ ये एजम्पशंस लिखने मस्ट हैं। आप पूजा श्री के साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।